नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा में हम हफ्ते भर की कई सारी सुर्खियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। हाथरस मामले में जो दलित पीड़िता थी उस मामले में भी वहाँ की एससी कोर्ट का फैसला आया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी इस चर्चा का विषय बनेंगी। जो हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं आप लोगों से परिचय करा दूं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं सुमित चौहान। सुमित द न्यूज़ वीक और द शूद्रा के संस्थापक हैं। अम्बेडकराइट हैं, दलित आंदोलनों में सक्रिय भूमिका रहती है और बहुत लोकप्रिय और सुलझे हुए पत्रकार भी हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। बहुत शुक्रिया अतुल जी। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व पत्रकार कह सकते हैं, और एचजेयू यूनिवर्सिटी है जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है जयपुर में, उसके पूर्व वीसी रहे ओम थानवी और जनसत्ता के पूर्व संपादक रहे हैं ओम थानवी जी। वो भी हमारे साथ चर्चा में थोड़ी देर में बस जुड़ने वाले हैं। और साथ में हमारे स्टूडियो से न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे साथी कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। तो हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक दो हमारे श्रोताओं और सब्सक्राइबर्स के लिए अनाउंसमेंट है। एक तो हमारा जो नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात की थी, गुम होने के रास्ते। ये एक इन्वेस्टिगेशन है जो हम एनएल सेना के तहत कर रहे हैं, जो कि इस समय हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और ये पड़ताल करती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो वैध छोड़कर अवैध तरीके से जो अमेरिका और अन्य देशों में जाने की जो ललक है हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में, उसके क्या रास्ते हैं, उसके क्या तरीके हैं और कैसे वो लोगों को एक किस्म के मुसीबत में ले जाती है। बहुत सारा लोगों का रुपया पैसा से लेके और जान माल की तमाम तरह की नुकसान उठाकर लोग जाते हैं। और एक अवैध तरीका, एक पूरा संगठित गिरोह कैसे काम करता है, इसके ऊपर हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है। तो गुम होने के रास्ते इसका नाम है। आप इसको मदद करें, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाने में हमारी सहायता करें। और इसके अलावा द ट्रूथ पिल के नाम से जो किताब है, जो कि प्रशांत रेड्डी और दिनेश ठाकुर ने लिखी है, ये भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो दवा उद्योग है, उसके अंदर जो जिस तरह की गड़बड़ियां हैं, जिस तरह की खामियां हैं, जिसमें उसके रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को लेकर जिस तरह के हिला हवाली है, उस पर ये किताब रोशनी डालती है। इसके बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से बात करती है। तो ये किताब हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। आप लोग इस किताब को पा सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए एक विशेष स्कीम चल रही है जिसमें कि ये राइटर्स के साइन की हुई किताब आपको मिलेगी हमारे नए सब्सक्राइबर्स को। आपको बस इतना करना है कि आप 5 मंथली सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड करें, उनको मंथली सब्सक्रिप्शन दिलवाएं और साइन ये किताब आपको इन लेखकों के ज़रिए आपको मिलेगी। तो ये इस समय जो योजना है चल रही है। अब मैं आना चाह रहा हूँ जो कि इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां रही, जिन पर काफ़ी बातचीत हुई है, जो इस समय चर्चा में भी हैं। 3 राज्यों में, पूर्वोत्तर के जो 3 राज्य थे वहाँ पर चुनाव हुए थे, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इन तीनों चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और कल जो नतीजे आए उन नतीजों को मैं सरसरी तौर पर अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसने फिर से अपनी सरकार को वहाँ बनाए रखने में कामयाबी पाई है। हालांकि उसके नंबर्स थोड़ा सा कम हुए हैं। इसी तरह से मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी हालांकि जूनियर पार्टनर है और सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत छोटी पार्टी, उसके पास 2 सीटें हैं, लेकिन जिस बड़ी पार्टी के साथ उसका अलायंस है एनपीपी, उसके साथ मिलकर वो सत्ता में साझेदार रहेगी, सत्ता का हिस्सेदार रहेगी। तो मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करे और इसी तरह से करीब करीब स्थिति नागालैंड में भी है, जहां पर वो 12 सीटें उसकी आई हैं और एनडीपीपी के साथ मिलकर भी वो सत्ता में बनी रहेगी। तो ये पूर्वोत्तर के जो राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं उसका एक सरसरी तौर पर मैंने आप लोगों को
एक अंदाज़ा दिया है। इसके अलावा कल यानी कि आज जब हम शुक्रवार को दिन में 11 बजे इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब एक दिन पहले बृहस्पतिवार को हाथरस का जो बहुचर्चित मामला था, जिसमें एक दलित पीड़िता की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और ये पूरे भारत में देश भर की सुर्खियों में उस समय मसला रहा। इस मामले में विशेष STSC कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले के तहत 2 चीज़ें हुई हैं। कोर्ट ने रेप से इनकार किया है, यानी कि पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ था, और मृत्यु का आरोपी एक आरोपी को ठहराया है। इस मामले में जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, तो बाकी 3 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दोनों पक्षों ने ऊपरी अदालतों में जाने का निर्णय लिया है। तो एक ये बहुत बड़ा मसला इस हफ्ते सामने आया। और भी राजनीतिक मोर्चे पर भी काफ़ी उठापटक रही। दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। CBI ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और मनीष सिसोदिया के मामले में ये उसके बाद उनका इस्तीफ़ा आ गया है और दिल्ली सरकार में नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही, क्योंकि उनके 2 बहुत महत्वपूर्ण मंत्री इस समय जेलों में। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में थे, लगभग साल भर होने को आ रहे हैं जब ED की गिरफ्तारी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। और अब पार्टी के नंबर 2, सरकार के नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी जेल चले गए हैं। तो इस मामले में अभी काफ़ी आगे ये हर दिन बदल रहा घटनाक्रम है। और जो इस्तीफ़ा दिया है मनीष सिसोदिया ने, उसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल असली CBI का निशाना है। धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है और उनको भी जेल में डालने की कोशिश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इन पर हमारी बातचीत भी आगे होनी है। एक फैसले के तहत उसने जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट थी, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देगी कि इस मामले में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आम लोगों के निवेशक हैं, उनके हितों को किस तरह से नुकसान या हानि हुई है। और साथ ही ये वो जो सेबी है, वो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़्म हमारा है, जो मार्केट को रेगुलेट करती है वो संस्था, उसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, और कैसे क्या उसके इसमें प्रक्रिया में कुछ ऐसी गड़बड़ी रही कि जिसकी वजह और जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं, जिस तरह की बात कही जा रही है, वैसी आगे ना हो। तो इन 3-4 बिंदुओं की जांच करेगी ये 6 सदस्यीय कमेटी। इस 6 सदस्यीय कमेटी के जो सदस्य हैं, मैं उनका नाम आपको बता दूँ। पूर्व जस्टिस AM सापरे साहब हैं, अभय मनोहर सापरे, और बाकी जो 5 सदस्य हैं इस कमेटी के, उसमें OP भट्ट हैं, JP देवधर हैं, नंदन नीलेकनी हैं, KV कामत हैं जो कि ICICI बैंक के चेयरमैन रहे हैं, और सोमशेखर सुंदरेशन हैं। तो ये 6 लोगों की कमेटी जांच करेगी और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट है अडानी समूह के ऊपर, उसमें किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, क्या क्या उसमें कितनी सच्चाई है, कितना अफवाहें हैं, सब बात करेगी। लेकिन आप लोगों के सामने एक सच है ये कि लगातार इस रिपोर्ट के आने के बाद, 24 जनवरी की रिपोर्ट आने के बाद, अडानी समूह के जो पूरे शेयर की कीमतें हैं, जो ओवरऑल उनकी मार्केट वैल्यू है, वो लगातार गिर रही है, बहुत नीचे पहुंच गई है। खुद गौतम अडानी जो कि ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी अपनी हैसियत में बहुत गिरावट आई है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा ये फैसला दिया कल। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, जो कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला है। मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके जो 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं, इन दोनों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उस पर एक कमेटी का गठन किया है उसने, और कहा है कि ये कमेटी आगे से चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों उनके सहायक चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति का काम करेगी। इस कमेटी में 3 लोग होंगे, 3 लोगों का एक कॉलेजियम होगा जो कि ये तय करेगा कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। इसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होंगे वो शामिल होंगे, और इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन बनेगा। और इसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है, और मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर लगातार ये बहस चलती रही। उसमें भीमराव अम्बेडकर के भी तमाम बयान हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण हैं, जब इस पूरी बहस पर चर्चा हो रही थी कि चुनाव आयोग का स्वरूप कैसा होगा, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इसके पावर्स क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी लंबी। और एक जो गड़बड़ी इसमें रही
कि पार्लियामेंट को एक मतलब प्रेसिडेंट के को इनकी नियुक्ति करनी थी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर, सुझाव पर। वो पार्लियामेंट का जो लॉ बनना था या जो कानून बनाकर इस प्रक्रिया को तय करना था, वो पिछले 70-72 सालों में नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कमेटी बनाई, उसके पीछे उसका एक बड़ा तर्क ये था कि चूंकि 72 सालों तक इस काम को नहीं किया गया है, इसलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना रही है। लेकिन साथ में एक बहुत एहतियाती और बहुत सजग कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी जोड़ा है इस फैसले में कि ये तब तक मान्य है जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उसके बाद उस नई प्रक्रिया के तहत ये वाले जो उसने फैसला दिया है वो नल एंड वाइड हो जाएगा और उसको साइड कर दिया जाएगा। कुछ और जल्दी सुर्खियाँ। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, उसमें एक स्टॉल है जो कि ईसाई समूहों का एक बुक स्टॉल था, जहाँ पर बाइबिल की प्रतियाँ बांटी जा रही थी और वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने जाकर उत्पात मचाया, नारेबाजी की कि वहाँ पर बाइबिल मुफ्त में क्यों बंट रही है। टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ के ऊपर अपने कंटेंट को वापस लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी जो कि NBDSA के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ थी और एक समुदाय के ख़िलाफ़ घृणा को बढ़ावा दे रही थी, तो उनको हटाने के लिए कहा गया है। इसी तरह से न्यूज़ 18 इंडिया के एक एंकर हैं अमन चोपड़ा, उनके ऊपर NBDSA ने 75,000 रुपये का एक वो जुर्माना लगाया है। उनकी एक और बड़ा फैसला हुआ है जिसका कि असर आम लोगों के ऊपर पड़ना है, और वो है भारत सरकार ने एक बार फिर से LPG गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। तो कॉमर्शियल जो गैस है उसकी कीमतें 350 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई हैं, और जो घरेलू गैस है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है उसके प्रति सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है। तो अब से ये सिलेंडर आपको 1103 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से मिलेंगे। ये एक नया घटनाक्रम है। और इसके अलावा एक दो और सुर्खियों की बात में एक आध और, G20 आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में हुई और उसमें भी हालांकि कहा जा रहा था कि इसमें जो रूस और यूक्रेन युद्ध है उससे जुड़ी कोई समाधान या कुछ बातें सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं आया है। हमारे साथ ओम थानवी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो दो हमारे जो मेहमान हैं सुमित चौहान और ओम थानवी जी जूम पर जुड़े हुए हैं, और हम और आनंद यहाँ स्टूडियो से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला विषय है उस पर मैं चाह रहा हूँ कि आप सबकी सलाह जानी जाए। ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, जो कमेटी कॉलेजियम बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, बहुत सारे विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया है, उसकी तारीफ की है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत बताई है। लेकिन सत्ताधारी दल ने अभी तक इस पर अपनी बात नहीं रखी है। वो इस फैसले को लेकर क्या सोचता है उसका कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है, और वो क्या सोचती है। तो क्या ये एक तरह से अभी एक कैलकुलेशन की प्रक्रिया चल रही है कि सरकार इस फैसले को खुले मन से स्वीकार करे ना करे, इस उहापोह में है, और या फिर वो इसको इस तरह से भी एक रंग देना या इसको इस तरह से दिखा सकती है कि एक जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेटिव के उसमें दखल दे रही है। आनंद, सबसे पहली प्रतिक्रिया आप। मेरे ख्याल से सरकार अभी सभी विकल्पों पर जो है ध्यान से चिंतन कर रही है और प्रतिक्रिया आएगी। एक तो प्रतिक्रिया हो सकती है रिव्यू की, दूसरी हो सकती है कि विधेयक लाने की या विधेयक से इससे निरस्त करने की भी हो सकती है, या फिर तीसरी तो स्पष्ट है कि स्वीकार कर लेने की। तो जो इसमें अस्पष्टता है वो जो है कि कहिए कि जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, जो विधेयक ना होने से जो रिक्तता है उसको जो है उच्चतम न्यायालय ने भरने की कोशिश की है। और जो संविधान का अनुच्छेद 324 में भी जो क्लॉज 2 है उसमें राष्ट्रपति को जो कि इफ़ेक्टिवली
जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है कि चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने का। तो लेकिन उसमें ये भी है कि उसमें फाइन प्रिंट में ये भी एक चीज़ है कि संसद चाहे तो एक इस पर लेजिस्लेशन लाकर इसकी प्रक्रिया को जो है हाँ एक रूप दे सकती है। तो वो नहीं हुआ है पिछले 7 दशकों में। जी और एक आप देखिएगा कि इस जो संविधान बना उससे पहले भी इलेक्शंस जो हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही सही भारत में होते थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो खुद ही एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से हम्म हुई थी। जी तो उसे जो है अब जब एडल्ट फ्रेंचाइज आई तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा जो लोकतांत्रिक प्रयोग इस इतने बड़े देश में किया गया। तो एक बॉडी जो थी वो थी पहले से थी, मतलब जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी करवाती थी। हम्म तो अब चूंकि फाइन प्रिंट खुला हुआ था, काफ़ी सब्जेक्टिव था, हम्म तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो जनरली जो है रूल बाउंड जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन ब्यूरोक्रेसी आप, तो वो जो प्रक्रिया चली आ रही थी हम्म और जो पॉलिटिकल क्लास है जो वो भी बहुत इसमें इच्छा नहीं था, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और पार्लियामेंट और सरकारें बदलती गई, इस ओर ध्यान नहीं गया। एक तो चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नहीं को लेके चुनाव आयुक्त ही जैसे 1988 या 89 में जब 21 से 18 साल किया गया था वोटिंग एज, तो उस समय 2 नए चुनाव आयुक्त की सरकार ने दिखाई कि ये आवश्यक हैं क्योंकि अब काम बढ़ गया है, ज़्यादा लोग हैं। उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। फिर 90 के दशक में जो सेशन वर्सेस अदर इलेक्शन 96 में जाकर वो 3 हाँ, सदस्यीय हो कमिश्नर गया। वो हुआ। तो अंतिम बार इसको लेके जो मंथन हुआ था वो 90 के दशक में हुआ था, लेकिन वो दूसरा विषय ही था। वो विषय था कि कितने चुनाव आयुक्त रहे। होने लेकिन ये अपॉइंट का ऐसे हों, इसको लेकर बीच बीच में नेताओं ने सुझाव दिए हैं, एल के आडवाणी ने भी दिया और ये में, लेकिन इसको लेके अब एक आ, ये भी है कि अभी जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में टकरार की स्थिति बनी हुई है उसको उसके संदर्भ में भी इसका विश्लेषण किया जाएगा, कई लोग करेंगे। लेकिन ये है कि इसका जो है एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन अभी निकलना चाहिए। और जुडिशियल ओवररीच की भी बात आएगी। हाँ और एक चीज़ और है कि इसी प्रक्रिया से जो और संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई वगैरह, इसके डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, लेकिन जब ट्रस्ट डेफिसिट हो तो ये भी अंतहीन एक है कि अब सीबीआई, ऐसा नहीं है कि सीबीआई डायरेक्टर को अभी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं काफ़ी निष्पक्ष मान रही हैं, जबकि प्रक्रिया यही है। ठीक बात है। ये जो प्रक्रिया है और इसमें जो एंजाइटी है इसमें उस पर भी हम बात करेंगे। मैं ओम थानवी जी को इस बहस में लाना चाह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच का, ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक लंबे समय तक 70-72 साल तक पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं। तो अगर एक तो जुडिशियल ओवररीच की बात कहकर पॉलिटिकल पार्टी कोई जो सत्ता में वो खारिज करने की बात कहती है, खैर वो अभी तक कोई बयान नहीं है तो हम नहीं जानते कि सरकार का फिर भी क्या रुख है। इसके बावजूद कोर्ट की और खासकर इतने महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भीमराव अम्बेडकर का बयान है, उन्होंने कहा है साफ कि भाई ये सबसे हेडेक का काम है कि ये कैसे इस कमीशन को हम कैसे बनाएंगे, इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि बाकी किसी भी ST SC या OBC बाकी किसी भी इस कमीशन से अलग इसका नेचर है। और इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया या इसके जो स्वरूप है उसमें ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति आए उस पर सभी दलों का भरोसा हो और किसी का उसके ऊपर असर ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया दलगत राजनीति से एकदम अलग होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हेडेक था उस समय की पार्टी के लिए और उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इसके बावजूद भी 70-72 सालों में ये नहीं हो पाया कि एक कानून बनता है इस दिशा में कोई। आप कैसे इसको देखते हैं ओम थानवी जी? सुप्रीम कोर्ट ने जो
निर्णय किया और उस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये अपने आप में एक प्रतिक्रिया मान लेना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में जो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस, तृणमूल, आप पार्टी, मोटे तौर पे जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। की है और वो प्रतिक्रिया सकारात्मक है। उन्होंने स्वागत किया है कि अच्छा हुआ। और अगर केंद्र सरकार बोल नहीं रही है तो आप मान के चलिए कि उनको इससे थोड़ी सी बेचैनी है, और वो बेचैनी जो है वो समझ में आती है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग हमारी सबसे अहम धुरी है चुनाव की। जी जी। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो है उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं, ऐसा समझा जाता है। कहीं पे चुनाव दोबारा करवा दिए, कहीं चुनाव को इस ढंग से नियोजित किया कि किसी एक विशेष दल को उसका लाभ मिले, इस तरह के आरोप उन पे लगते रहे हैं। जी जी। जबकि एक दौर ऐसा था उसमें चुनाव आयोग का खौफ हर राजनीतिक दल और सत्ताधारी दल पर भी रहता था। सत्ताधारी दल जो भी है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव आयोग को अपनी ओर झुकाने की या इस्तेमाल करने की चेष्टा की हो, उन पे ही आरोप लगा हो। कांग्रेस के वक्त में भी इस किस्म की बातें हुई, उन पर भी आरोप लगे। और एक तो बड़ा उदाहरण एमएस गिल का ही है, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, आपने उनको सांसद बनाया, खेल मंत्री हो गए। ये चीजें जो हैं वो कुल मिलाकर के जाहिर करती हैं कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो सकता है। और कई घटनाएं, और खासकर इस दौर में तो हमने देखा है कि जिस तरीके से चुनाव की तारीखें तय हुई हैं, उसको बहुत विवाद का विषय बन गया। तो ये जो इन सब की रोशनी में ये जो 3 दलों का सुझाव उन्होंने दिया, जिसमें विपक्ष के नेता को भी चुना गया, प्रधानमंत्री भी साथ में है, और आपकी न्यायपालिका भी उसमें शरीक है। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए, मानना चाहिए कि फिर ऐसा वक्त आएगा जिसमें एक बेहतर व्यक्ति चुन करके जो बिल्कुल निर्भीक ढंग से आए और अपने जिम्मे को अंजाम दे। हम्म। दूसरा, इसका भी पूरा प्रावधान रखा जाना चाहिए, न केवल चुनाव आयोग के मामले में, बल्कि और भी कई इस किस्म की संस्थाएं हैं, खुद न्यायपालिका भी उसमें शरीक की जानी चाहिए कि ऐसे जिम्मे को निभाने वाले व्यक्ति को बाद में कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़नी चाहिए कि आप बाद में किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को फिर कोई न कोई एक रोजगार दे दें, कोई न कोई ऐसा जिम्मा दे दें, और जिसे बाद में सच्चा या झूठा आरोप हम्म। लगे कि आपने उनका इस्तेमाल किया होगा, इसलिए आपने उनको पद दिया है। वैसे तो कोई पद देता नहीं है, कोई न कोई स्वार्थ देख कर के ही दिया गया होगा। लेकिन इसके लिए भी जो है वो प्रावधान बनने चाहिए, और विभिन्न संस्थाओं के लिए बनने चाहिए। क्योंकि ऐसा देख रहे हैं, तो न्यायपालिका में ही देख रहे हैं कि जो जज हैं और इस किस्म के फैसले करते हैं, जो सरकार को सुहाते हैं, और बाद में सरकार उनको राज्यपाल बना देती है, सांसद बना देती है, इस तरह की चीजें होती हैं। पर कुल मिला के जो आपका सवाल था, ये बड़ा अच्छा फैसला है, और सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मेरा मानना ये है कि ये अपने आप में इसको प्रतिक्रिया मानिए, सरकार को इससे बेचैनी। ठीक बात। सुमित, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पूरे निर्णय के बारे में जानना चाह रहा हूँ। खासकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें चुनाव आयोग को लेकर थी, उस कॉन्टेक्स्ट में आज का निर्णय 70-72 साल बाद आप कैसे जोड़ के देख पाते हैं? जी बिल्कुल अतुल जी। ये आई गेस 16 जून 1949 की बात है, जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में इस पर बहस हो रही थी कि भारत में किस तरह के चुनाव हों, क्या एक हमारी रूपरेखा हो सकती है, क्या तंत्र हम विकसित कर सकते हैं जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल 289 पेश किया गया था, जो अभी 324 है संविधान में, जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सारे कामकाज को देखता है, और उसमें कुछ प्रावधान है। उस समय जैसा आप जिक्र कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थी इस पूरी बहस को लेके। और एक उनका कमेंट है, वो संविधान सभा में कहते हैं कि भारत के संविधान में, जब संविधान बन रहा था उस समय की वो बात कर रहे हैं, कि ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है जो किसी धूर्त या मूर्ख व्यक्ति को, या ऐसे व्यक्ति को जो कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे हो, उसकी अपॉइंटमेंट को रोक सके।
ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन कमीशन की जब बहस होती है। और उसके बाद फिर एक ऑब्जर्वेशन उनका आता है जब ये आर्टिकल वहां पर उस पर बहस हो रही थी कि भारत में चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए और जनता में उसके बीच भरोसा हो कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कार्यपालिका के प्रभाव से चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्तों को मुक्त रखा जाए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कह रहे हैं। तो इसके कंटेक्स्ट में जब अभी हम संविधान के इस बहस के कंटेक्स्ट में चुनाव आयोग के कार्यकाल को देखते हैं, उसके इतिहास को देखते हैं, तो ये बिल्कुल उनकी जो एक डर थी, जो आशंका थी, वो जाहिर होता है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने मन मुताबिक लोगों को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया है। और इस बात के तो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि कैसे इलेक्शन कमीशन के लोगों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और उनको पॉलिटिकल फायदे हुए हैं और उन्होंने फिर सत्ताधारी दल को या उनके पसंदीदा दल को कई तरह के लाभ भी पहुंचाए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए थे तो डेट्स को लेके बहुत बवाल हुआ था। जी जी। गुजरात में चूंकि वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे उनको एक बड़ा रोड शो निकालना था, एक बड़ा घोषणा करनी थी, तो उसकी डेट्स को रोक दिया गया था और बाद में फिर उसकी अनाउंसमेंट किए गए थे। तो ये सीधा सीधा फायदा पहुंचाना नहीं है तो क्या है। आमिर साहब ने जिक्र किया एमएस गिल का सांसद बनाए गए, खेल मंत्री बनाए गए, उनको पॉलिटिकल पक्ष दिए गए, तो वो अपने आप में बताता है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने वाली थी और उन्हीं का फायदा मिलता रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 2019 का चुनाव आप याद करें जब मायावती की सभा पर जो है उन पे रोक लगा दिया था 48 घंटे का और योगी आदित्यनाथ खूब बयान दे रहे थे। बाद में जब बवाल हुआ तो फिर शायद 70-72 घंटे का उन पर बवाल हुआ। और अभी भी होता है, मतलब आप एक हिस्से में रैली कर रहे हैं, चुनाव का अपना चिन्ह लेकर चले जाते हैं, प्रधानमंत्री अपना कमल का चिन्ह दिखाते हैं, रोड शो करते हैं, वोट डालने जाते हैं, उस पर भी इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन काम नहीं नहीं लेता। करता। और इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाई हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कि भाई आप जो है फेवरिज्म कर रहे हैं, आप अपने चाहते पॉलिटिकल पार्टीज को आप फायदा पहुंचाते हैं। और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप तो हमेशा से लगते रहे हैं, वो तो ऐसा जिन्न है कि बार बार बोतल से बाहर आता रहता है। तो ये जो तमाम चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत निष्पक्षता के साथ में चुनाव को नहीं कराया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भारत की जनता जो लोकतंत्र में सबसे जरूरी होती है, जनता से भी अगर आप बात करेंगे, आप अगर कहीं जाएं, आप पब्लिक में चाय दुकान पे, पान की दुकान पे लोगों से बात करें, तो लोगों के मन में, उनके मुंह पे ये बात आती है कि हाँ, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। और जो चुनाव होते हैं वो भाई वो सब मैनेजमेंट का खेल होता है, पैसे का और पावर का खेल होता है, चुनाव बहुत निष्पक्ष नहीं होते। ये जनता मानती है। आप भी अपने अनुभव में जानते हैं, हम भी अपने अनुभव में जाते हैं चुनाव कवरेज के दौरान, तो लोग ये बात मानते हैं। तो जनता का भरोसा भी चुनाव आयोग ने काफी खो दिया है पिछले दिनों में। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैनल बनाने की बात कही है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता रहें, वो एक बहुत जरूरी कदम है। इसकी काफी समय से मांग हो रही थी कि भाई इलेक्शन कमिश्नर की और जो उनके सहयोगी होंगे उनके अपॉइंटमेंट्स को लेके एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कुछ ऐसा एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे हम उनको एक निष्पक्षता के साथ में बिना किसी पार्शलिटी के उनकी नियुक्ति हो सके और उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा ना हो, लोगों को ये भरोसा हो कि हाँ भाई अब चुनाव जो है वो सही से होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, भारत सरकार ने कोई ऐसा कोई गठन नहीं किया, आयोग कुछ इस तरह का बनाया नहीं जो अपॉइंटमेंट कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये पहल हुई है, हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पैनल बनेगा इससे जो नए अपॉइंटमेंट्स होंगे वो बेहतर होंगे और चुनाव की प्रक्रिया में कुछ सुधार आएगा और जनता में भरोसा कायम होगा कि भारत में जो लोकतंत्र है उसको बचाने की जो पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग पर है, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा। ठीक बात। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह की अपॉइंटमेंट्स आती हैं। ठीक बात। एक तो इस पर सरकार की जो प्रतिक्रिया है उससे आगे का कोर्स बहुत कुछ निर्धारित होगा, और दूसरा ये कि भाई पार्लियामेंट एक कोई लॉ बना दे, एक विधेयक आ जाए उस पर और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय हो। तो ये दो चीज़ें हैं इससे जुड़ी। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया, 2012 में लालकृष्ण आडवाणी ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब एक लेटर लिखा था उन्होंने, और उन्होंने कमोबेश इसी तरह का एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन हो,
प्रधानमंत्री हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, और साथ में उन्होंने एक और व्यक्ति का नाम जोड़ा था कि 4 सदस्यीय का रिकमेंडेशन था, उसमें ये था कि लॉ मिनिस्टर भी देश के हों। खैर उसके तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों तरफ से बातें होती रही हैं चुनाव आयोग के। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल आता है, मैं ओम थानवी जी से जानना चाह रहा हूँ, और आनंद आप भी उस पर आप उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें, कि एक बड़ी समस्या बन गया है कि जो हमारा जो सत्ताधारी दल है या जो पावर में है, वो बहुत तरीकों से मैनिपुलेट कर सकता है इंस्टीट्यूशन को। उसमें एक बड़ी चिंता जो सामने आई है वो ये है कि आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के चीफ को पोस्ट रिटायरमेंट बहुत सारे अल्योरमेंट देते हैं। जैसे हाल ही में हमने देखा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक थे और उनको उनके रिटायरमेंट के 2 महीने के अंदर में राज्यसभा की पोस्ट दे दी गई। या हमारे एक अभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको राज्यपाल बना दिया गया। ये हाल की बात है। इससे पहले भी MS गिल का जिक्र, ओम थानवी का। ये जो समस्या है, ये सिस्टम अगर बन भी जाता है, एक प्रक्रिया ठीक है, एक और फिल्टर लग गया। इंस्टीट्यूशन में लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स अपने आप में एक तरह से उस तरह के एक डिटरेंस का काम करती हैं। उसके बावजूद इस बात पर साफगोई ना होना कि भाई रिटायरमेंट के बाद उसको क्या, किस तरह की डील हो सकती है, किसी को क्या मिल सकता है, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या बन गया है। इस पर मैं ओम थानवी जी आपका वो चाहता हूँ, और खासकर इस समय। पहले तो एक ये आंखों की जो शर्म कही जाती थी कि बचा था कि एक कूलिंग पीरियड होता था कि कोई रिटायर होता था 2 साल बाद तक उसको वो कहीं कुछ कर नहीं सकता था। ये अब तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, तब ये एक बड़ी चिंता बन गई है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। इससे कैसे निपटने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को एक वो देना चाहिए था, इस पर भी अपनी एक राय, और इस पर एक बहुत समेकित राय आनी चाहिए कि भाई ये कितनी बड़ी समस्या बन सकता है इंस्टीट्यूशंस के लिए? देखिए, शर्म चली गई है, शर्म उठ गई है। हमारे यहाँ पहले थोड़ी चीजों का लिहाज किया जाता था, एक मर्यादा बची हुई थी राजनीति में। आपको बुरा काम करते हुए शर्म आती थी, आप थोड़ा सा संकोच करते थे। अब एक किस्म की ढीठता पनप गई है, और वो पिछले कुछ वर्षों में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, जिस तरह से हमने अडानी वाला प्रसंग देखा है और देख रहे हैं, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने किया कि आपने जज साहब को ही नवाज दिया, और फौरन पद से हटने के बाद, और पद से फौरन करें या चाहे आप बाद में करें, ना तो किसी को ऐसा पद स्वीकार करना चाहिए जिससे लांछन आए, क्योंकि लांछन एक व्यक्ति पर नहीं आता जी। वो लांछन पूरी संस्था पे आता है, और दूसरे शब्दों में हमारे लोकतंत्र पर ही आ जाता है कि हमारा लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इसके बारे में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई कायदा बनाए, कायदा सुप्रीम कोर्ट बनाए, चाहे कायदा संसद बनाए, पार्लियामेंट बनाए, हाँ। तो संसद का है कि जी। लेकिन ऐसे कायदे बनाने की नौबत आने लग गई, क्या ये अपने आप में शर्म की बात नहीं है? इसमें सोचिए कि इस देश में हम लोग उन चीजों को देख रहे हैं। आपने शुरुआत में इस कार्यक्रम से पहले सेबी का जिक्र भी किया, चुनाव आयोग का जिक्र भी किया। ये सारी संस्थाएं एक तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अदालतें हैं, उन पर भी इस किस्म के आरोप लगने लगे, जो पहले नहीं लगते थे। ये मान के चला जाता था कि जो न्याय का चोगा पहन करके बैठा है, उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे करके लोग इस ढंग की बात करते थे कि नहीं, सारी संस्थाएं जब ढह रही हैं तो उन पर भी थोड़ी आंच तो आएगी। लेकिन ये आंच नहीं है, ये तो सीधा सौदा है। आपके पास में देने की ताकत है, और आपने ऐसे कर्म किए जिनको लेकर के आपको फिक्र होती है कि इतिहास में हम किस रूप में जाएंगे। तो कोई हमको बचा सकता है तो वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका आपकी मदद करती है। और न्यायाधीश महोदय पद से हटते ही अगर राज्यपाल बना दिए जाते हैं, या सांसद या मंत्री या जो भी आप उनको पद दें, तो आप मान के चलिए कि जो आंच है वो सत्ता से ज्यादा न्यायपालिका पर आती है, और न्यायपालिका पर आती है तो इसकी फिक्र हमारी संसद को होनी चाहिए, सत्ताधारी दल को कभी नहीं होगी, क्योंकि वो तो खुद उसमें एक पार्टी है। लेकिन इतनी बड़ी संसद में भी आप देखिए कि कितने पुरजोर ढंग से इसका विरोध हुआ हो, क्योंकि सत्ता में आने पर दूसरे दल भी इस किस्म का काम करते हैं। वैसे उदाहरण हमको देखने में आए हैं, और आने वाले वक्त में पता नहीं और कितने उदाहरण क्या देखने में आएंगे।
एक और बात जो है इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रतिरोध की क्षमता भी घट गई है। हम लोग इतने सहनशील होते हैं, जानते हुए भी कि ये बहुत बड़ा आपराधिक काम हो रहा है अडानी के मामले में, सेवी के मामले में, या और संस्थाएं जो हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लोग चाय की दुकान पे बैठ करके थोड़ा विरोध कर लेंगे, उनमें भी अपनी विचारधारा के हिसाब से एक तरह से अगर वो एक विशेष दल से सहानुभूति रखते हैं, उनको लगता है कि ये ठीक है। वो गलत को गलत कहने की ताकत ही नहीं रखते हैं, जो कि पहले दलों में भी लोग होते थे जो आलोचना करते थे। राम मनोहर लोहिया के वक्त आप ये पाएंगे जब चीन का और भारत का विवाद था, यानी देश साथ है सत्ताधारी दल के, लेकिन संसद में खुलकर अपनी बात कहते थे और सत्ता जो है वो सही निर्णय कर सके इसमें उनकी मदद करते थे, उनको मदद मिलती भी थी। आज उस किस्म की आलोचना ही नहीं है, क्योंकि आप खुद जब सत्ता में हैं वही काम करते हैं, कल फिर सत्ता में आएंगे तो आपको लगता है हमें फिर ये सुविधा मिल जाएगी, हम भी वही काम करेंगे और हमको थोड़ी बहुत गाली खानी पड़ेगी, हम गाली खा लेंगे, लेकिन उसमें चूंकि बड़ा फायदा है, बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े निर्णय आपके हक में होते हैं, तो आप एक छोटी सी जो है ऐसी भूल या चूक या इस किस्म का सौदा करने में श्रम नहीं करेंगे। लेकिन लोग जो हैं वो विरोध नहीं करते। हम कहते हैं मीडिया बिक गया, मीडिया विरोध नहीं कर पाता है, या थोड़ा मीडिया है, बैठ के हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों में प्रतिरोध की ताकत नहीं है। सड़कों पर लोग नहीं आते, लोग और भी मंच हैं, उन मंचों पर भी विरोध नहीं दिखता। एक छिटपुट जो है, मैंने कहा कि चाय की दुकान के ऊपर जैसी थोड़ी चर्चा होती है प्रतिरोध की, वैसा प्रतिरोध है। ये इस पर भी ख्याल करना चाहिए कि इस देश में ये जरूरत से ज्यादा सहनशीलता अपराधों को लेकर के और इस किस्म की गतिविधियों को लेकर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर पनप रही है तो ये भी कोई बहुत स्वस्थ ठीक बात नहीं है। हाँ, चीज नहीं है। आपकी ये जो बात है, ये जो सहनशीलता वाली, इस पर मैं एक मेरे पास अपना एक कमेंट है और उस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं लूँगा, और उसके बाद फिर मुझे मालूम है आपको जाना भी है तो आपको मैं छुट्टी भी दूंगा। उससे पहले वीडियो वाला हिस्सा हम यहाँ पर रोकेंगे। इस पूरे ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा और आप हमारे इस बाकी हिस्से को आप पॉडकास्ट पे सुनिए। धन्यवाद।